नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्ट टू एग्ज़ाम पर स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैथ प्रैक्टिस सेट चल रहा है। पिछली कक्षाओं में हमने कई सारी प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं, आप नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा। बाकी आज भी हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस चल रही है ये। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उससे हमारे एग्ज़ाम का अनुभव होता है, ठीक है। एग्ज़ाम का पैटर्न हमें पता चलता है तो हमारी तैयारी कैसी है ये पता चल जाता है। तो देखिए आज भी हम कुछ एडवांस और अर्थमेटिक दोनों को साथ में लेकर के प्रैक्टिस सेट लाए हैं। आपको आशा करते हैं बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करेंगे, सीधा चलेंगे क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन हमारा आ गया है। पहला क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित संख्या में व्यक्ति एक कार्य को 54 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि 15 व्यक्ति कम होते तो कार्य प्रारंभ में पूरा होने में 18 दिन अधिक लगते। व्यक्तियों की संख्या क्या है? मतलब इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि मतलब शुरुआत में कुछ व्यक्ति थे, वो काम कर रहे थे। अगर उसमें से जो काम कर रहे थे वो 54 दिनों में वो पूरा कर सकते थे, लेकिन ये यदि 15 व्यक्ति कम होते, उसमें से जितने थे उससे अगर 15 व्यक्ति कम होते तो 18 दिन अधिक लगते। तो देखिए इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, वही M1D1 वाला जो लगता है फार्मूला वही लगेगा इसमें। जैसे मान लें कि हम पहले x व्यक्ति थे, ठीक है। x व्यक्ति उस किसी काम को 54 दिनों में, ठीक है, कोई x व्यक्ति था और उसे 54 दिनों में कर सकता था, ठीक है, 54 दिनों में कर सकता था। अब इसी काम को कह रहा है, इसी काम को यदि 15 व्यक्ति कम होते, मतलब x माइनस 15, ठीक है, x माइनस 15 व्यक्ति होते तो कितना 15 व्यक्ति होते तो 18 दिन और लगते, 18 दिन और लगते। तो 18 दिन और लगते, पहले कितने लग रहे थे, पहले 54 दिन लग रहे थे, तो अब 18 और लगेंगे तो कितने हो जाएंगे। हम कह सकते हैं कि 54 में 18 जोड़ेंगे तो 18 चौक 72, मतलब ये 72 दिन लगेंगे। पहले जितने यक्स थे तो 54 दिन लग रहे थे, अगर उसमें से 15 चले जाते हैं तो 72 दिन, और मतलब टोटल काम जो होगा वो 72 दिन में खत्म होगा। यहाँ से हमें यक्स का मान पता चल जाएगा, यही हमसे पूछा गया है, ठीक है। यक्स का मान पता चल जाएगा तो हम ये या तो ऑप्शन रख के लगाएं या तो हम इसी को सॉल्व करें। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। 18 तिरिक 54, 18 चौके 72, ठीक है। यहाँ से बन गया कितना हमारा 3x बराबर, इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4x, ठीक है। 4x माइनस 60, 4 का गुणा कर रहे हैं तो यहाँ से हम देख या कह सकते हैं इसको हम इस तरफ ले जाएं और इसको इस तरफ ले आएँ तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जाएगा तो उस तरफ माइनस हो जाएगा, हमारा कितना बचेगा, x बचेगा। और ये 60 जो होगा इस तरफ आएगा तो हमारा कितना बन जाएगा 60। यहाँ से x का मान हमारा कितना आ गया 60। इसका मतलब ये है कि जो शुरू में व्यक्ति थे वो कितने थे, व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, 60 व्यक्ति थे, शुरू में 60 व्यक्ति थे, ठीक है। वो जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। ये सबसे बेस्ट मेथड है इसका, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है। यहाँ से आपसे कुछ भी पूछा जाए आप निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए अनुपात का क्वेश्चन है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सब सारे के सारे क्वेश्चन आते ही आते हैं रेलवे जैसे एग्जामों में, मतलब इनका फेवरेट सब्जेक्ट है। ये कह रहा है कि A अनुपात B का अनुपात 5:4 है, B और C का अनुपात 3:5 है, तो ABC का अनुपात क्या होगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसमें बस सीधा जो दिया गया है उसको लिखते हैं। पहले हमें क्या क्या चाहिए, किसका निकालना है, A अनुपात B अनुपात C, ठीक है। ABC का हमें अनुपात निकालना है। यहाँ से हमें A और B का अलग से दिया है, A और B का कितना दिया है 5 और 4, ठीक है, 5 और 4। B और C का अनुपात हमें क्या दिया है 3 और 5, B और C का, तो हम B के नीचे 3 लिखेंगे और C के नीचे 5 लिखेंगे, ठीक है। हम जानते हैं ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखिए इसके सामने कुछ नहीं है, इसके सामने क्या है 3 है, यहाँ पे क्या है 4 है, ठीक है। ये सामने वाला उसके बगल वाला ही ऐड हो जाता है। अब यहाँ से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 या 15, यहाँ पे हो जाएगा कितना 4 से 12 और 5 चौके 20, ठीक है। यही हमारा अनुपात होगा बस। अगर ये कट रहा है तो कुछ कटा सकते हैं, हम तीनों में से अगर कुछ कॉमन होता तो कटा देते, लेकिन कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है तो हमारा जो रेशियो बनेगा यही बनेगा 15, 12, 20। देखिए कोई ऑप्शन है 15, 12, 20, 15, 12, 20 का, देखिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो बन रहा है 15, 12, 20। चलिए ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है और एक एग्जाम में आते भी हैं, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ABC की भुजा BC को D तक
बढ़ाया जाता है। कोण ABC और कोण ACD के समद्विभाजक E पर मिलते हैं। यदि AB बराबर AC और कोण BEC बराबर 35 हो तो कोण ABC का माप क्या होगा। देखिए ये बढ़िया, एकदम बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा आपका। और ये इसको समझने के लिए देखिए, अगर आपको एडवांस मैथ में समझना है तो जो कह रहा है वो आपका अगर फिगर बन गया तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें कह रहा है कि कोई त्रिभुज है ABC, कोई एक त्रिभुज है। हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ये देखिए एक त्रिभुज बन गया है। अब हमें यहाँ से नाम रखना है तो कैसे रखेंगे इसको समझिए। कह रहा है कि BC को D तक बढ़ाया जाए। देखिए हमें BC को बढ़ाना है तो हम BC को यही मान लेते हैं, कोई B और ये C। ठीक है, BC को D तक बढ़ाया गया, इसको हम D तक बढ़ा लेते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, और कह रहा है कि कोण ABC और कोण ACD के समद्विभाजक, तो हम ये B और A, तो हम इसको हम A मान सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि कोण AB बराबर AC, AB बराबर AC मतलब ये वाला कोण ये आपस में बराबर हैं। ठीक है, ये कह दिया है। उसके बाद क्या कहा है, और कह रहा है कि कोण BEC, ये BEC, अब देखिए E कहाँ पे बनेगा यही हमको समझना है। कह रहा है कि कोण ABC और कोण ACD, ABC मतलब इसके समद्विभाजक जो होंगे, देखिए ये समद्विभाजक जो होगा और इसके समद्विभाजक जो होंगे वो कहाँ पे मिल रहे हैं, ये E पर मिल रहे हैं। ठीक है, ये E पे, यहाँ पे वो मिला रहा है, ये है कोण समद्विभाजक। ठीक है, कोण समद्विभाजक ये है। ठीक, मतलब कोण समद्विभाजक का मतलब होता है इस कोण का अर्धक। ठीक है, अब ये कह रहा है, अब उसके बाद क्या कह रहा है कि कोण BEC यहाँ पे इसका मान हमें दिया है, कितना दिया है, इसका मान हमें दिया है 35। ठीक है, देखिए इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि देखिए कभी भी जब भी बाह्य में मतलब इनके कोण और इनके कोण कोण समद्विभाजक, इनके कोण समद्विभाजक जब यहाँ पे बनते हैं ना, ये जो कोण होता है वो इस वाले कोण का आधा होता है। ठीक है, इस वाले कोण का आधा होता है। अगर ये थीटा है तो ये ये 2 थीटा है तो ये थीटा बनेगा। अगर ये 35 है तो ये 70 बनेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये 35 है तो ये कोण क्या हो जाएगा हमारा 70 डिग्री। ठीक है, ये कोण 70 डिग्री हमारा हो जाएगा। ये आपको याद रख लेना है कि कभी भी कि मतलब अगर इस तरीके के फिगर बने, जब भी त्रिभुज बने और इनके आगे बढ़ाने पर, ठीक है, आगे बढ़ाने पर इनके कोण समद्विभाजक और इनके कोण समद्विभाजक अगर बाहर मिलते हैं, अगर अंदर मिलते, अगर यही चीज़ अंदर मिल जाता, देखिए दोनों चीज़ आपको समझा देते हैं। कभी कभी देखिए दिया रहता है कि ये कोण समद्विभाजक मतलब इसका कोण समद्विभाजक और इसका कोण समद्विभाजक जिस मिलकर मिलते हैं, यहाँ पे जो कोण बनता है वो क्या बनता है, अगर ये A है और ये B है और ये C है, यहाँ पे जो कोण बनेगा ना, यहाँ का जो कोण बनेगा वो बनेगा क्या 90 प्लस कोण A/2, कोण A/2। यही चीज़ आपको जब ये बाहर बनाता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये जो कोण बनता है इस वाले कोण का क्या बनता है, मतलब इस वाले कोण का आधा बनता है। ठीक है, इस वाले कोण का आधा बनता है, तो हम कह सकते हैं यहाँ का मान कितना हो गया 70। और एक चीज़ पहले ही बोला था, ये भुजा और ये भुजा बराबर है। कभी भी त्रिभुज के दो भुजा अगर ये बराबर हो गए तो ये वाले कोण और ये वाले कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि बराबर भुजा से बने हुए कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। यहाँ हमसे पूछा क्या है, तो कोण ABC, ठीक है, हम कह सकते हैं कि देखिए अब यहाँ से हमें ये इसका मान तो हमें पता चल गया है, कितना आया है 70। अब हम जानते हैं जितना अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। अगर ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग हमारा कितना होता है, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग हमारा होता है 180। 180 में से अगर ये 70 ये है तो ये जब होगा हमारा कितना हो जाएगा, टोटल हमारा हो जाएगा 180 बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए 2 थीटा प्लस 70। ये बात आपको समझ में आई होगी। ये देखिए त्रिभुज के अंतः कोण का योग ये हो गया और हमारा टोटल कोण योग होता ही कितना है 180। हम कह सकते हैं कि यहाँ से अगर हम थीटा का मान निकालें, अगर यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे तो हमारा ये 70 माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना 110। 110 का फिर 2 से भाग होगा तो हो जाएगा कितना हमारा 55 डिग्री। ठीक है, ये 55 डिग्री, ये किसका मान आ गया, ये बी कोण बी का मान, यही हमसे पूछा गया है। कोण ABC का मान बताया, ये A और B C, A B C। ठीक है, यहाँ का मान हमारा कितना निकल के आया
55 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा ये समझ में आया होगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है एडवांस मैथ, ये सब कुछ कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये बात आपको याद रहेंगी तभी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। कभी भी देखिए कभी भी क्या होता है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज के मतलब त्रिभुज के जो ये कोण समद्विभाजक होंगे ना, और ये कोण समद्विभाजक, यहाँ पे जो कोण बनेगा वो बनेगा क्या कि अगर मान लीजिए ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो बनेगा 90 प्लस ए बाई 2, 90 प्लस कोण ए बाई 2, ठीक है, 90 प्लस कोण ए बाई 2 बनेगा। लेकिन कभी कभी देखिए ये इसको आगे बढ़ा लेते हैं, इसको आगे बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ के जो कोण समद्विभाजक बनेंगे ना, ये वाले और देखिए ये वाला, ये कोण मतलब इसका कोण समद्विभाजक और इसका कोण समद्विभाजक जो यहाँ पे कोण बनाएगा, यहाँ पे जो थीटा कोण बन रहा है, ये जो कोण होगा क्या हो जाएगा 90 माइनस कोण ए बाई 2, कोण ए बाई 2, मतलब यहाँ पे जो कोण बनेगा उसका क्या हो जाएगा, मतलब 90 में से घट के बनेगा, मतलब ये 90 से छोटा ही बनेगा कोण, ठीक है, 90 माइनस कोण ए बाई 2, ये वाला कोण बनेगा, ठीक है। ये बातें आपको याद होनी चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं ज्योमेट्री में जब हम आपको पढ़ाएंगे तो और अच्छे तरीके से समझाएंगे, बाकी ये कॉन्सेप्ट इतना इतना आपको याद होना चाहिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है प्रॉफिट लॉस से। देखिए कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 300 रुपये है, इसे 20% और X% और 5% की लगातार 3 छूट देने के बाद 177.84 रुपये में बेचा जाता है, तो X का मान क्या होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें 3 छूट दिया गया है, 2 छूट डायरेक्टली हमें दिया गया है, तीसरा हमें ज्ञात करना है, मतलब 20 और 5 दिया गया है, X का मान ज्ञात करना है, उसको वो भी छूट देने के बाद हमारा इतना में होता है। देखिए इस क्वेश्चन को लगाने के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस सीधा क्या करना है, जो दिया है उसी को लिखते हैं। 300 आप जानते हैं अगर किसी भी सामान पे अगर छूट मिलता है, जैसे मान लेते हैं कि 10% का छूट मिला, तो हम 10% छूट देने के बाद वो बचा कितने का 90% का, ठीक है, तो या 90% या 100 में से घटा के लिखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से अगर हमें कह रहा है पहले क्या है 20% का छूट दिया है, हम 100 में से हमेशा सीपी को क्या मानते हैं, हम सीपी को मानते हैं 100। ठीक है, जब भी हमें ये डिस्काउंट देगा तो 100 में से घटा के लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए 100 में से घटा के लिखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये देखिए 80 हो जाएगा, 80/100। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद X% का छूट दे रहा है। अब X हमें नहीं पता है तो हम कह सकते हैं कि 100 माइनस X, ठीक है, बटा 100, ये हम कह सकते हैं आराम से। जैसे ये 20% छूट था तो 100 माइनस 20 करने के बाद 80 आया था। इसी तरीके से अगला वाला क्या कह रहा है कि 5% की मतलब इसके बाद 5% का दे रहा है, तो 5% हमारा कितना हो जाएगा 95/100। ठीक है, और इसके बराबर हमें दिया गया है, कितना दिया गया है 177.84। इस दशमलव को हम हटा देते हैं और यहाँ पे हमें 100 का भाग दे देते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से 100 को हम यहाँ से डायरेक्टली कटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम सीधा X का मान निकाल लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 1 0 2 0 1 2, ये खत्म हो गया। और देखिए क्या क्या खत्म हो सकता है, और हमारा 8 4 12 7 7 14 और हमारा 3 से ये कट सकता है, 3 से हम कटा देते हैं, इसको भी 3 से कटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 3 × 15 3 9 27, फिर उसके बाद 27 आया, फिर 3 दूनी 6 3 8 24। ठीक है, ये कट गया। और क्या कट सकता है हमारा, देखिए 1 0 से 1 0 ये भी हम कटा सकते हैं। देखिए 28 है, ये 4 से कट सकता है। ठीक है, 4 से कटाते हैं, 4 दूनी 8, और ये 4 से कटाएंगे तो 4 1 4 4 चौके 16, फिर बचेगा 9 32 4 8 32 4 दूनी 28। ठीक है, 14 82। और कुछ कट सकता है, देखिए और कटने के लिए 2 से भी कट जाएगा ये। ठीक है, 2 से कटेगा तो हमारा हो जाएगा 2 7 14, 2 चौके 8, 2 1 2 741 बटे ये गुणा हो जाएगा 10 और बटे 95। ठीक है, यहाँ से देखिए कटाते हैं, कैलकुलेशन कैसे कटेगा हमारा, 19 से कटेगा, 19 × 5 = 95, 5 से तो कट ही जाएगा। अभी इसको कटाते हैं, 5 19 हो जाएगा, और ये 5 से कटाते हैं, 5 1 5 और 5 5 चौके 20, 5 8 40, 5 दूनी 10। ठीक है, 14 25 70,
5 1 का 5 बचा कितना 2 24, 5 चौके 20 बचा 4, 5 8 40 बचा 1 और 0, 5 दूनी 10। ठीक है, अब देखिए ये 19 से कटेगा। अगर ये 19 से कट रहा है, 19 से कटेगा, 19 1482/19। ठीक है, इस 19 को कटाते हैं हम तो हो जाएगा 19 सत्ते 133, 19 सत्ते 133 होता है। 148 में से 33 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 5, 52 कट रहा है। 19 अट्ठे 152, 78 बार कट गया। ठीक है, यहाँ से देखिए क्या क्या बचा था हमारा। यहाँ से बचा था 100 माइनस यक्स बराबर ये सब, ये हमारा उधर चला गया था, हमारा कितना आ गया था 78। ठीक है, यहाँ से यक्स का मान अगर हम निकालेंगे तो यक्स को उस तरफ ले जाएंगे, 78 को इस तरफ लाएंगे तो हमारा बचेगा कितना 78 और 22। ठीक है, ये जो आया है 22%, मतलब जो दूसरी छूट दी गई हमारी कितनी दी गई है 22%। ये थोड़ा कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन से आपको भागना नहीं है, कैलकुलेशन करना ही पड़ता है। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और बाकी आप इसमें यूनिट डिजिट ये सब का यूज कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है पी क्यू आर एस एक चक्री चतुर्भुज है। ठीक है, यदि कोण पी कोण आर का 4 गुना है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कोण है ये। ठीक है, कोण पी कोण आर का 4 गुना है और कोण यस कोण क्यू का 3 गुना है, तो यस और आर के कोणों का माप का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये सारे क्वेश्चन को अगर आप इसका फिगर बना लेते हैं तो बहुत ही आसानी से कर लेंगे। ठीक है, इसका फिगर कैसे बनेगा ये जानिए। देखिए ये एक वृत्त है। ठीक है, यह एक वृत्त है। अब यहाँ से हमें क्या दिया गया है, एक चक्री चतुर्भुज है। ठीक है, अब ये चतुर्भुज कैसा है ये हमें नहीं पता है। ठीक, देखिए ये एक वृत्त है, वृत्त के अंदर चक्री चतुर्भुज। चक्री चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, चक्री चतुर्भुज का मतलब होता है इसके जो शीर्ष होंगे वो, चलिए इसी में बनाते हैं, इसके जो शीर्ष होंगे वो वृत्त की परिधि को टच करेंगे। ठीक है, ये चारों शीर्ष अगर वृत्त की परिधि को टच करते हैं तो इसी को हम बोलते हैं चक्री चतुर्भुज। चक्री चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने के कोणों का योग हमारा 180 डिग्री होता है। ठीक है, और क्वेश्चन हमारा क्या कहा है, क्वेश्चन हमारा कहा है कि कोण पी कोण क्यू का 4 गुना है। ठीक है, हम इसको मान लेते हैं पी क्यू आर यस। अब जो कह रहा है उसी को लिखते हैं, पी क्यू आर एस हमारा चक्री चतुर्भुज बन गया है। कह रहा है कि कोण पी कोण आर का 4 गुना है, कोण पी कोण आर का 4 गुना है। अगर मान लेते हैं ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 4 थीटा। ठीक है, 4 गुना है। और कह रहा है कोण यस कोण क्यू का 3 गुना है, कोण यस कोण क्यू का। अब यहाँ पे इसको अगर हम मान लेते हैं, यहाँ पे देखिए इसको थीटा मानने हैं तो इसको हम यक्स मान लेते हैं। अगर हम इसको यक्स मानते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3 गुना, मतलब 3 यक्स हो जाएगा। ठीक है, ये बातें हमें पता चल गई हैं। कह रहा है कोण तो यस और आर के मापों का योग ज्ञात कीजिए, यस और आर। ठीक है, हमें ये इनका माप याद करना है। हम जानते हैं यहाँ से हम अगर थीटा का मान निकालना चाहें तो आमने सामने के कोणों का योग हमारा होता है 180 डिग्री। यहाँ से दोनों का योग कितना हो जा रहा है 5 थीटा, मतलब 5 थीटा। 5 थीटा बराबर हमारा अगर 180 है तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 180/5, 180/5। 5 से कटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 5 या 15, 5 36, मतलब थीटा का मान हमारा कितना आ गया 36 आ गया। और यहाँ से हमें यक्स का मान निकालना है। यक्स का मान निकालने के लिए क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 3x और एक 4x। 4x बराबर हमारा कितना दिया गया है, 4x बराबर भी हमारा 180 होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि चक्री चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग हमारा 180 होता है। तो यहाँ से x का मान अगर हम निकालना चाहें, x का मान निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 4 से कटाएंगे इसको, 4 चौके 16 और 4 पंचे 20, 45 डिग्री। x का मान हमारा कितना आ गया 45।
यक्स का मान 45 आ गया, यक्स का मान 45 डिग्री हो गया, ठीक है। और थीटा का मान हमारा कितना आया है 36 डिग्री, ठीक है। और इसमें क्या क्या आ रहा है, देखिए कह रहा है कि 3x और मतलब कोण यस और कोण आर का मान ज्ञात करना है। 3x, यक्स वाले में हम 3 से गुणा करके ऐड कर देंगे और थीटा का मान डायरेक्टली वही होगा, यार का मान थीटा है, हम इसी को अब जोड़ देते हैं टोटल। अब देखिए 45 तिया 100 कितना होता है, 45 तिया 135 होता है, 135 में कितना जोड़ेंगे हम 36, ठीक है। 135 में 36 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 171, 171, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए इस पूरे क्वेश्चन को एडवांस मैथ में जितने भी क्वेश्चन होते हैं इनका अगर आप फिगर बना लिए हैं और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को लगा लेंगे। ये हम आपको समझा रहे हैं तब इतना समय लग रहा है, बाकी आपको अगर ये एग्जाम में करना है तो आप बहुत ही फास्ट कर लेंगे। ये हम आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर रहे हैं। चलिए देखिए कि अब अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है। देखिए हमने एडवांस का क्वेश्चन ज़्यादा उठाए हैं क्योंकि एडवांस से आप लोग को बहुत डर लगता है, आपका डर जो निकलेगा वो प्रैक्टिस से ही निकलेगा, ठीक है। बाकी धीरे धीरे आपको हम एडवांस में भी एकदम एक्सपर्ट बना देंगे। चलिए देखिए आया हमारा क्वेश्चन क्या है, ABC कोण B बराबर 90 डिग्री। देखिए ये मतलब इसका मतलब है ये त्रिभुज है, ठीक है, ये गलत यहाँ पे बनना चाहिए था, ये त्रिभुज है, त्रिभुज ABC है, कोई एक त्रिभुज ABC है, ठीक है। और यहाँ पे बी कह दिया है 90, तो 90 डिग्री, तो हम जानते हैं क्या बनेगा, तो हमारा समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक है। यहाँ से बी हो गया 90 डिग्री, इसको हम मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, ठीक है। अब क्या कहा है हमसे कहा गया है कि CE AD और CE क्रमशः ए और सी की खींची गई माध्यिकाएं हैं। माध्यिका हम जानते हैं क्या करती है, माध्यिका हमारी ए से माध्यिका जो खींची जाएगी ये हो जाएगी। माध्यिका जो होती है वो भुजा को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, और एक भुजा और एक क्या है AD और CE, ठीक है। ये हमारा 2 बी हो गया, ये हमारा सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से सी जो होगा, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है, हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, AD और CE क्या है, माध्यिका है। माध्यिका हम जानते हैं क्या करती है, ये दोनों 2 बराबर भागों में भुजा को बांटती है। और क्या दिया है हमको, AC का मान दिया है, यहाँ से यहाँ तक का मान हमें दिया है कितना 10 से भी, ठीक है। और AD का मान दिया है 55, AD मतलब ये माध्यिका का मान हमें दिया है रूट में 55, ठीक है, रूट में 55। और CE की लंबाई पूछ रहा है। जब भी हमारा ये इक्वेशन बनता है तो यहाँ से एक फार्मूला हमारा आपको याद होना चाहिए। जब भी माध्यिका और कर्ण का जो रेशियो बनता है, देखिए कैसे बनता है, बनता ये है कि माध्यिकाओं का स्क्वायर, ठीक है, माध्यिकाओं का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से AD स्क्वायर प्लस AD पहली माध्यिका और दूसरी माध्यिका का योग क्या होता है, देखिए AD और CE, ठीक है, CE स्क्वायर बराबर होता है 5/4 कर्ण स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पर ये क्वेश्चन बना है, ठीक है। देखिए यहाँ से क्या दिया है हमें, AD का मान दिया गया है, हमें क्या दिया गया है, AD का मान दिया गया है और CE का मान हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है ना, CE की लंबाई मतलब एक माध्यिका की लंबाई हमें दी गई है और दूसरे माध्यिका की लंबाई पूछी गई है, और हमें यहाँ से क्या दिया गया है, कर्ण का मान दे दिया गया है। तो हम इस फार्मूले पर रख करके CE का मान बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए AD का मान हमें पता चला है कितना है, AD का मान देखिए दिया है रूट में 55, रूट में 55 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना बनेगा, ये हो जाएगा 55, रूट हट जाएगा स्क्वायर करने पर, प्लस क्या हो जाएगा CE का स्क्वायर बराबर ये बनेगा 5/4, और देखिए कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारा कितना है 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर हमारा होता है 100 को हम अगर 4 से कटाएंगे तो ये कटेगा 25 से, मतलब यहाँ पे बन जाएगा 125, ठीक है, 125 बनेगा। अब ये CE का मान, CE बराबर ये 55 जाके उस तरफ माइनस हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे CE स्क्वायर बराबर हो जाएगा 125 में से 55 माइनस करेंगे तो 5 में से 5 गए 0 और 12 में से 5 गए 7, 70 आ गया। और यहाँ से अगर CE का मान निकालना चाहें तो हमारा कितना हो जाएगा, रूट में 70 हो जाएगा। हम जानते हैं
क्या कि स्क्वायर हटने पर यहाँ पे वर्गमूल होता है। हम जानते हैं जो 70 ये पूर्ण वर्गमूल नहीं बन पाएगा, इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, तो हमारा जो ऑप्शन भी हमारा रूट में ही दिया गया है। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा वो सही होगा। देखिए इस क्वेश्चन में ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये फार्मूला अगर आपको याद हो तो ये आप आसानी से लगा लेंगे। ये फार्मूला क्या है कि जब भी दो माध्यिकाएं दी गई हो, समकोण त्रिभुज में जब दो माध्यिकाएं दी गई हो और कर्ण, दो माध्यिकाएं और कर्ण के बीच में क्या संबंध होता है, ये आप जानते रहेंगे तो बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक व्यक्ति 5 घंटे में धारा के प्रतिकूल नाव और धारा का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी टाइम एंड स्पीड का ही भाग होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा लॉजिक यही होता है कि देखिए जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम किसी स्पीड से जा रहे हैं, ये हमारा एक नाव है, नाव। ठीक है, जब धारा शांत है तो नाव अपने ही चाल से सिर्फ जाएगा। ठीक है, अगर इसी के दिशा में धारा भी इसी दिशा में अगर हो जाए, धारा भी इसी दिशा में हो जाए तो नाव तो जा ही रहा है, धारा का चाल भी जा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या बनता है, नाव और धारा दोनों का चाल क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है, बोट हो जाएगा और ये वाटर। ठीक है, और कभी कभी यही दूसरा कंडीशन यही बन जाता है कि कोई ये धारा है, ठीक है, और यहाँ पे कोई नाव है। ठीक है, ये नाव मान लेते हैं इधर जा रही है और जो धारा बह रही है वो इस साइड बह रही है, धारा विपरीत बह रही है। तो हम जानते हैं कि ये कुछ दूरी जाएगी धारा, इसको फिर ढकेल के कुछ इधर करेगी, मतलब यहाँ से ये हो जाएगा कि B माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। B माइनस डब्ल्यू क्यों हुआ, क्योंकि विपरीत जब धारा और बोट मतलब धारा और नाव विपरीत दिशा में होंगे तो उनके चालों का अंतर होगा, जो उनका एक्चुअल चाल होगा वो चालों का अंतर हो जाएगा, चालें वहाँ पे घट जाएंगी, और जो अगर एक ही दिशा में हो जाएगी तो चालें जुड़ जाएंगी। ठीक है, इस बात को आपको बढ़िया से समझ लेना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति 5 घंटे में धारा के प्रतिकूल कह दिया, क्या इसका मतलब है धारा जो है विपरीत दिशा में जा रही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से B माइनस डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, 55 किलोमीटर। ठीक है, 55 किलोमीटर। हम जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी का मान 55 हो गया है और ये कितने समय में जा रहा है, 5। यहाँ से जो निकल के आया, इनका क्या निकल के आया, चाल निकल के आया, ये क्या आ गया, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। 11 किलोमीटर प्रति घंटा इनका चाल निकल के आ गया, जब ये विपरीत दिशा में चल रही है। जब ये विपरीत दिशा में चलेंगी तो ये हो जाएगा। और क्या दिया है दूसरा कंडीशन, 3 घंटे में 75 किलोमीटर कब जाती है, जब ये धारा के अनुकूल जाएगी। अभी हम आपको बताएं अनुकूल का मतलब हो जाएगा धारा की दिशा में, अनुकूल जाएगा तो हमारा हो जाएगा B प्लस डब्ल्यू। ठीक है, B प्लस डब्ल्यू हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा गया कितना, 75 किलोमीटर। ठीक है, कितने टाइम में, 3 घंटे में। तो यहाँ से जो हमारा चाल निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आया हमारा। B प्लस डब्ल्यू, B माइनस डब्ल्यू। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया शांत जल में नाव की चाल। हमें यहाँ से सिर्फ नाव की चाल ज्ञात करनी है। हम ये जानते हैं कि देखिए ये एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है। यहाँ से हमें B का मान अगर निकालना हो तो क्या कर ले, हम इस दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं, दोनों समीकरण को जोड़ते हैं तो देखिए क्या बनेगा, B प्लस डब्ल्यू से इसको जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ से W प्लस माइनस से कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या, 2B। ठीक है, ये समीकरण दूसरा था और ये समीकरण पहला। ठीक है, यहाँ से 2B बना, 2B, और यहाँ से इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, 36 बन जाएगा। 2 से कटाएंगे तो हमारा 18 हो गया। ठीक है, 18 किलोमीटर। यहाँ से हमें B का डायरेक्ट पता चल गया, B का मान हमारा कितना हो गया, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा हमें B का चाल मतलब नाव की चाल हमें पता चल गई है। अगर हमें नाव की चाल पता चल गई है तो अब जो कह रहा है 96 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो 96 किलोमीटर अगर 18 की चाल से चलेगा तो हम जानते हैं कितनी बार में जाएगा। अब देखिए इसको कटाते हैं, ये कटाएंगे तो हमारा कट जाएगा, 6 से कटाते हैं, 16 6 96 और 6 3 18। यहाँ से बन के आया हमारा 16/3। 16/3 को हम करेंगे तो 3 5 15, 5 घंटा प्लस देखिए इसमें 6 घंटा है, ये 4 घंटा, ये गलत हो जाएगा। और क्या दिया है, 5 घंटा, यहाँ से कटेगा 3 5 15, 5 सही 1/3 को हम 60 से गुणा करेंगे तो ये जाएगा 20 बार में। मतलब जो हमारा आंसर आएगा 5 घंटा 20 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 5 घंटा 20 मिनट लगेंगे। ठीक है, शांत जल में 96 किलोमीटर चलने में 5 घंटे 20 मिनट लगेंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है।
अगला क्वेश्चन ये है, एक मोबाइल फ़ोन 79,860 रुपये में, मतलब 79,860 रुपये में नगद भुगतान या 60,000 रुपये के नगद भुगतान के रूप में और शेष राशि के 3 समान वार्षिक किस्तों पर उपलब्ध है। दुकानदार 10% वार्षिक किस्तों पर ब्याज की दर क्या होगी। देखिए ये किस्त वाला क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए किस्त वाले में क्या है कि अगर आपको सीआई का दिया है तो बहुत ही आसान होता है, सीआई का किस्त निकालना बहुत ही आसान होता है। सीआई का किस्त कैसे होता है, देखिए क्या होता है कि इसमें हम देखिए हमारा, या तो आप 69,860 रुपये नगद दे के वही सामान ले सकते हैं, या 60,000 रुपये दे करके और बाकी शेष पर उसे ब्याज दे करके भी किस्तों में उसे चुका सकते हैं। तो हम जानते हैं कि हमें पहले हमारा कितने था, अगर हमें कोई ब्याज नहीं देना है तो ये इतने का मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम चाहें तो दूसरे कंडीशन कितने हैं, 60,000 माइनस करते हैं तो 0, 6, 8 और यहाँ से आएगा हमारा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 1, 19,860। अब देखिए जो हमारा उधार है यही है, अगर इसका मूल कीमत ये था, इसमें से ये 60,000 चुका दिया है तो बचे हुए धनराशि इसी पर हमारा जो ब्याज लगेगा, ठीक है। जो पैसा हमारा बचा रहता है उसी पर हमारा ब्याज लगता है। ये हमारा क्या है, यही हमारा इसका मूलधन है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि ये 10% दर की चक्रवृद्धि ब्याज में किस्तों के लिए लगाने के लिए सबसे बढ़िया है। देखिए 10% का फ्रैक्शन हमारा बनता है 1/10। पहले तो क्या हो जाएगा 10 से 11, ठीक है, 10 से 11। दूसरी बार में क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा, 11 से कितना हो जाएगा 121, ठीक है। तीसरे वर्ष में कितना हो जाएगा 1000 से हो जाएगा 1331। अब यहाँ से देखिए हमें क्या करना है कि किस्त क्या है, सारे किस्त समान किस्त है। तो ये देखिए पहला इस सबको हमें क्या बनाना पड़ेगा, समान बनाना पड़ेगा। समान बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें 11 से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ पे क्या कितने का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें 121 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ से 121 से गुणा करेंगे तो हमारे सारे किस्त यहाँ तक क्या हो गए, बराबर हो गए। अब देखिए इसको हम गुणा करके निकालेंगे, ये हमारा हो जाएगा 1210, ठीक है, ये 1210 हो गया। और इस साइड जितने भी होते हैं ये हमारे प्रिंसिपल हो जाते हैं, ठीक है, ये हमारे किस्त हो जाते हैं, ठीक, ये इंस्टॉलमेंट हो जाता है और ये हमारा प्रिंसिपल हो जाता है। तो देखिए यहाँ से क्या निकल के आया, 1210 हमारा पहले के लिए, दूसरे में हमारा हो जाएगा 1100 और यहाँ पे हो जाएगा 1000। ये हम टोटल जोड़ेंगे तो यही हमारा प्रिंसिपल के बराबर होगा, 0 0 और ये 1 3 3, 3310 ये हमारा प्रिंसिपल है। ये जो हमारा होगा ये इसके बराबर होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि 19,860 कितने के बराबर होगा, 3310, ठीक है, 3310। और हमें निकालना किसका मान है, कितना, 1331 का, ठीक है। देखिए अब इसको हम कटा देते हैं, कटाने के बाद ये देखिए हमारा जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, इसको अगर हम कटाते हैं तो देखिए ये लगभग हमें लग रहा है 3 6 18, 6 बार में, ये 6 बार में चला जाएगा पूरी तरह से। आप लगा कर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये 6 बार, 6 एक लास्ट में यूनिट डिजिट 1 है और यहाँ पे 6 है तो ये 6 बार में कटेगा। यहाँ पे पेट्रोल हमारा ये 6 बार में कट जाएगा, 6 का गुणा हम इसमें करेंगे, 6 का 6, 6 3 18, 6 3 18 1 19 और 6 का 6 1 7, 79 86 हमारा कितना है, बी में है। देखिए इस क्वेश्चन को लगाने के लिए इतना कैलकुलेशन ना करें। इस कैलकुलेशन से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें डिविजिबिलिटी रूल अगर पता है तो भी हम लगा सकते हैं। देखिए एग्जाम में क्या होता है, आप एक नज़र ऑप्शन पर भी देखेंगे, अगर ये ऑप्शन अलग अलग आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे हमें क्या चेक करना था, हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सब में 11 11 11 है, किस्त में मतलब 11 का गुणा है, तो हम ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन भी हमारा किस्त दिया है, किस्त में 11 का मल्टीपल जरूर होगा। ये चेक करिए 11 का मल्टीपल कैसे चेक होता है, 11 का मल्टीपल चेक होता है, देखिए इन दोनों संख्याओं का योग करिए और इन दोनों संख्याओं का योग करिए, इन दोनों का अंतर या 0 या 11 का मल्टीपल होगा तो ये संख्या 11 से कट जाएगी। देखिए 8 से 14 9 7 16, 14 16 में से 14 और 16 का अंतर करेंगे तो 2 आएगा, जो कि हमारा ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए ये 7 और 8, 7 15 9 6 15, ये आ गया 0, ठीक है, ये इनका जो अंतर होगा 0 आ रहा है, ये 11 का मल्टीपल होगा, ठीक है, ये 11 का मल्टीपल
होगा। ये आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ये तरीका भी आपको आना चाहिए। एग्जाम में देखिए बहुत सारे मेथड लगते हैं, बहुत सारे प्रेजेंट ऑफ माइंड काम करना चाहिए, तभी जाके आपका एग्जाम क्वालिफाई होता है। कभी कभी आपके पास समय बहुत कम रहता है और उस कम समय में अच्छे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किया जाता है। देखिए कह रहा है कि अगला क्वेश्चन, एक समद्विबाहु त्रिभुज है का परिमाप 91 सेमी है और इसका आधार इसकी भुजा बराबर मतलब इसकी बराबर भुजा का 5/4 गुना है, इसके आधार की लंबाई क्या है। ये देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी है। इसको समझना है कैसे, कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, ये एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजाएं समद्विबाहु है। समद्विबाहु मतलब इसका दो भुजाएं क्या होंगी, बराबर हुई। मान लेते हैं ये कोई त्रिभुज है, त्रिभुज ABC है, ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। इसमें कहा गया है कि जो इसका आधार है, आधार जो है वो बराबर भुजाओं से 5/4 गुना है, ठीक है। तो हम ये इसमें ये समझिए कि जो हमारा ये आधार होगा वो इन भुजाओं की लंबाई से ज़्यादा होगा। अगर इनका मान 5 होगा तो इसका मान 4 होगा, ठीक है। 5 और 4, ये 4 होगा तो ये भी 4 होगा, ठीक है। हम यक्स मान लेते हैं इसको, 4x और ये 5x, ठीक है। यहाँ से हमसे क्या पूछा गया है, इसकी आधार की लंबाई। इसकी आधार की लंबाई देखिए, अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या और हमें क्या दिया गया है, इसका परिमाप दिया गया है। परिमाप क्या होगा हमारा, ये तीनों भुजाओं का योग कितना होगा, 4x और 5x, 4 4 8 5 13, 13x का मान हमें दिया गया है। 13x हमारा जो परिमाप निकल के आया 13x, लेकिन दिया कितना गया है, 91, ठीक है। 13 से कटाएंगे तो 13 7 91, ये हमारा जो क्या आ गया, ये आ गया 7। ये क्या है, यक्स का मान पता चल गया हमसे। ये अगर यक्स का मान पता चल गया तो 5x का मान निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 × 7, मतलब हो जाएगा कितना, 35, ठीक है। 5 × 7 ये 35 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। ये देखिए बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए आज इतना ही क्वेश्चन था हमारा। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। आप हमारे साथ प्रैक्टिस जरूर करिए, आपकी तैयारी को एकदम बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सारे एडवांस और अर्थमेटिक दोनों का कॉम्बिनेशन बना करके ला रहे हैं, क्योंकि आपका एडवांस भी मजबूत हो। क्योंकि क्वेश्चन देखिए कंपटीशन बहुत ही हार्ड हो रहा है, ठीक है। कंपटीशन हार्ड होता चला जा रहा है, आपको एडवांस मैथ भी आना चाहिए, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। मैथ और रीजनिंग दो ऐसे सब्जेक्ट हैं, इनमें से आप एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत। एक भी क्वेश्चन अगर छोड़ेंगे तो कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। तो आपको किसी भी चैप्टर से आपको भागना नहीं है, सबका सामना करना है और सबको समझना है, ठीक है। एडवांस मैथ को भी लेकर चलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अपने एडवांस मैथ को हम और ही बेहतर बनाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल देखिए कनेक्ट टू एग्जाम, ये हम लेकर आए हैं। कनेक्ट टू एग्जाम को आप सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए और हमारा यही ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। हम आपकी तैयारी को एकदम बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए धन्यवाद।